नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पीआर पंकज यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी तक आपको पॉलिटी से 2-3 लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं और इकोनॉमिक्स के भी, तो पॉलिटी का अगला लेक्चर है आपके लिए। और आज जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि पहले हम संवैधानिक निकाय अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का पहले अध्ययन करेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आज आपके लिए अगला टॉपिक लेक्चर लेकर आया हूँ, अर्थात अगला लेक्चर लेकर आया हूँ वस्तु एवं सेवा कर परिषद अर्थात जीएसटी काउंसिल। इनके अगर काउंसिल के कामकाज की बात की जाए, काउंसिल के अगर कामकाज की बात की जाए तो काउंसिल के जितने भी सदस्य होंगे उनके आधे सदस्य गणपूर्त के रूप में जरूरी हैं। अर्थात मान लो काउंसिल में 100 लोग हैं और कोई बैठक हो गई, जैसे कि बात है कि जी पेट्रोलियम को या गैस को, नेचुरल गैसेस को जीएसटी के तहत लागू किया जाए या जीएसटी में शामिल किया जाए, तो इसके लिए बैठक बुलाई जाएगी। जीएसटी काउंसिल के थ्रू बैठक आएगी। उस बैठक में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष प्लस राज्य के जितने भी राज्यों के थ्रू जितने भी उनके सदस्य होंगे, वित्त मंत्री होंगे, वे सारे जो काउंसिल के मेंबर हैं वे सभी लोग उपस्थित होंगे। लेकिन हर समय हर व्यक्ति उपस्थित नहीं हो सकता है। 100% उपस्थित हो जाए बहुत अच्छी बात, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। तो ये कहा गया कि फोरम जो गणपूर्ति है वो काउंसिल के जितने भी सदस्य उनका आधा होना चाहिए। फोरम के रूप में काउंसिल के आधे लोग जरूरी होने चाहिए। अर्थात मान लो काउंसिल में टोटल सदस्यों की संख्या 100 है, कितनी है? 100 है, तो 100 नहीं उपस्थित हो सकते, तो कम से कम 1/2 यानी हाफ यानी आधे लोग गणपूर्त के रूप में होने चाहिए। यानी अगर 49 भी हैं तो वो काउंसिल की बैठक मान्य नहीं है, तो कम से कम आधे लोग होने चाहिए उस गणपूर्त के रूप में। प्लस ये जो आधे लोग हैं, ठीक है, ये जो आधे लोग हैं गणपूर्त की उपस्थिति का मतलब 50 लोग हैं और किसी भी सिलसिले में किसी भी मसले पर वोट नहीं करना चाहते, तो इन 50 का 3/4 इन 50 का 3/4 सदस्यों का मत अनिवार्य है किसी भी चीज को पारित होने के लिए, किसी भी नियम कानून को पास होने के लिए काउंसिल से रिलेटेड। तो आधे काउंसिल के कुल सदस्यों का आधा प्लस आधे का 3/4 सदस्य के जो मत हैं किसी भी नियम कानून बनाने के लिए अनिवार्य हैं। लेकिन दूसरी चीज, कुछ लोग केंद्र के होंगे मेंबर, तो उन केंद्र का जो मत है उनका भार 1/3 होगा। उनके कीमत, उनका जो मत है, उनका जो वोट है उसकी कीमत 1/3 होगी। वहीं पर जो भी स्टेट के हैं, स्टेट के जितने भी काउंसिल में मेंबर होंगे उनकी जो कीमत है वोट की वो 2/3 होगी। आगे समझ में? सपोज दैट मान लो काउंसिल में 100 लोग हैं तो गणपूर्त की नियमानुसार के लिए यानी फोरम के लिए जरूरी आधे लोग हैं यानी 50 लोग। उन 50 में से 3/4 लोग को का मत देना अनिवार्य है, तभी वो नियम पारित होगा। प्लस उनमें से जो केंद्र के जितने भी काउंसिल में मेंबर होंगे इनकी कीमत जो वैल्यू है मत की, वोट की, वो 1/3 है। प्लस स्टेट के जितने भी सदस्य हैं उनके मत की, उनके वोट की कीमत 2/3 है। 1/3 और प्लस 2/3 ये स्टेट से हैं, सॉरी ये सेंटर से हैं और ये स्टेट से हैं। ये बात समझ में आई? ठीक, आगे तो बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर कोई नियम कानून बना और वो उनमें कुछ कमियां रह गई तो ऐसा नहीं है कि वो नियम कानून अमान्य हो जाएगा। कब? 2 शर्तों पर। 2 शर्तों पर वो नियम कानून कभी अमान्य नहीं होगा, इनवैलिड नहीं होगा। कब? अगर सपोज दैट उस नियम कानून में कोई रिक्ति रह गई या कोई दोष पाया गया तो उस रिक्ति को भर दिया जाए, खाली स्थान को भर दिया जाए, अर्थात कोई कमी रह गई या कोई दोष है तो उस दोष को सही किया जाए। नियम हटाने की जरूरत नहीं है, उनको सही कर दिया। दूसरा, पहला तो ये है कि रिक्ति होने पर या दोष होने पर उन्हें नियम हटा नहीं सकते, उनमें आप जो भी जरूरत है उसको आप कंक्लूजन करके उनको आप सुधार करके ठीक कर लीजिए। ठीक, दूसरा नियम यह है कि अगर उसकी प्रक्रिया अनियमित है, ठीक, अनियमितता दिखाई दे रही है उसकी प्रक्रिया में, तो उसकी प्रक्रियागत अनियमितता को क्या करेंगे हम, यानी क्या बोलते हैं, प्रक्रियागत अनियमितता का अर्थ होता है कि अव्यवधानिक ढंग से यानी अव्यवस्थित ढंग से, ठीक,
सही तरीके से व्यवस्थित नहीं किया, अव्यवस्थित ढंग से नियम कानून को बनाया गया, तो उनको जो अव्यवस्थित है उसको व्यवस्थित कर लीजिए, नियम हटाने बदलने की कोई जरूरत नहीं है। आगे समझ में। दूसरी चीज़, इस काउंसिल का कार्य क्या है, क्यों बनाई गई? काउंसिल का कार्य यह है कि संघ और राज्य और प्लस जितने भी स्थानीय निकाय हैं, अब पॉइंट आ गया, कीवर्ड हो गया स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय आपको बताना जरूरी है। स्थानीय निकाय दो प्रकार के होते हैं, एक ग्रामीण निकाय होता है, एक शहरी निकाय होता है। ग्रामीण निकाय के अंदर जिला पंचायत, ग्राम पंचायत ये सारे आ जाते हैं। वहीं पर शहरी निकाय में नगर निगम ये सारे सब चीज़ें आ जाती हैं। ठीक। दूसरी चीज़, इनके कामकाज क्या है? इनके कामकाज है संघ, राज्य या स्थानीय निकायों से संबंधित जो भी जीएसटी वीएसटी है वो सब कुछ उससे संबंधित इनके नियम कानून बनाने हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, सपोज दैट कोई वस्तु या सेवा है और उनमें वस्तु या सेवा में सही से जीएसटी या तो लागू नहीं है या लागू है तो गलत तरीके से लागू है, तो उनका सुधार उधार करना। किन चीज़ों पे जीएसटी नहीं लगी है उनको जीएसटी में शामिल करना, ये सब चीज़ें जीएसटी का काम है। ठीक है। प्लस इनके कुछ काउंसिल के अन्य कार्य हैं, जैसे सपोज दैट जैसे पेट्रोलियम है शामिल नहीं किया गया, गैसेज हैं, नेचुरल गैसेज नहीं शामिल की गई, तो ऐसी चीज़ों में टरबाइन ईंधन वगैरह, ठीक, ऐसी चीज़ों में क्या करना है? ऐसे चीज़ों के लिए एक्चुअली में ये बताया गया है कि जब भी कोई डिसीजन लेना होगा तो काउंसिल बैठक बुलाएगी, बैठक के आधार पर डिसीजन लिए जाएंगे। प्लस संघ और राज्य के बीच में कोई विवाद हो गया जीएसटी को लेकर तो कौन सॉल्व करेगा? ये जीएसटी काउंसिल सॉल्व करेगी। या न संघ और राज्य में हुआ तो राज्य और राज्य में हो गया, या एक राज्य अनेक राज्य में हो गया, या संघ और अन्य राज्य में हो गया, या संघ और अनेक राज्य में हो गया। इन सारे विवादों को निपटाने का काम जीएसटी से रिलेटेड जो भी होगा वो है जीएसटी काउंसिल का। आगे समझ में। दूसरी चीज, इस काउंसिल के अवधि कितनी है? 5 साल है। ठीक है। 5 साल की अवधि के लिए जीएसटी लागू होते हैं। ठीक। प्लस राज्यों की क्षतिपूर्ति के लिए, किसके लिए? क्षतिपूर्ति के लिए इनकी अनुशंसा करेगा। अनुशंसा यानी सिफारिश। सपोज दैट जैसे रिलेटेड कोई काम है तो उसकी सिफारिश काउंसिल करेगी। ठीक है। किससे करेगी? प्रधानमंत्री से करेगी, गवर्नमेंट से करेगी, संसद से करेगी। ठीक है। ये सारी चीज़ें। प्लस अब आपके दिमाग में आ रहा सब कुछ तो बता दिए हैं हमने, पॉलिटी के बेसिस सब कुछ बता दिए, लेकिन अभी अब जीएसटी चल ही रही है तो कुछ इकोनॉमिकल टर्म से बता दिया जाए कि जीएसटी कितने प्रकार की होती है। तो अगर बात की जाए जीएसटी के प्रकार, तो जीएसटी एक्चुअली में 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। कौन कौन से 4 प्रकार हैं? पहली है सीजीएसटी अर्थात सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्सेज। उसके बाद एसजीएसटी है अर्थात स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। प्लस यूजीएसटी यूनियन टेरेटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेज। प्लस उसके बाद आईजीएसटी है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ जीएसटी। ठीक। पहला सीजीएसटी, एसजीएसटी, तीसरा यूजीएसटी, प्लस चौथा जो है वो है आपका आईजीएसटी। क्लियर? सीजीएसटी यानी कि केंद्र के सारे कर इसमें सम्मिलित होंगे। ठीक है। केंद्र के हिस्से का कर। एसजीएसटी स्टेट के हिस्से का कर। यूजीएसटी केंद्र शासित प्रदेशों के हिस्सों का कर। प्लस आईजीएसटी में आपका एसजीएसटी और यूजीएसटी दोनों हो जाता है। ठीक। आगे समझ में। चलिए आगे देखते हैं। अगर बात की जाए किसकी? अगर बात की जाए सीजीएसटी की, तो सीजीएसटी जो है वो एसजीएसटी और आईजीएसटी का एक संकलन है। ठीक है। दूसरी चीज, हाँ, प्लस यूजीएसटी ब्यूरोक्रेसी में। लेकिन वहीं पर एसजीएसटी क्या है? अगर कोई भी सामान बनी, सपोज दैट हमारे रायबरेली में बन रही कोई सामान, जैसे कि रेलवे कोच है, रेलवे कोच कोई भी चीज़ ले लो, एनीथिंग, कोई भी किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन रायबरेली में अपने हो रहा है,
तो रायबरेली में हो रहा है तो पहले तो इसका जो भी टैक्स है गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, नहीं वो उठा के बंद कर देगी, कहानी कहाँ था क्योंकि उसको टैक्स नहीं दे रहे हो। क्योंकि जीएसटी काम ही, अगर कोई भी आपको धंधा पानी बिजनेस स्टार्ट करना है किसी भी व्यापारी किसी भी व्यक्ति को, तो सबसे पहला काम है जीएसटी में आपका पंजीकरण कराना होगा। तभी वो एक नंबर देती है, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके आधार पर आपके जो टैक्स वैक्स हैं उनके आपकी पेमेंट होता है टैक्स का। ठीक। दूसरी चीज़, अगर मैं आपसे बात करूं कि जीएसटी में क्या बोल रहा था मैं, हाँ जीएसटी में जो है सीजीएसटी एक्चुअली में क्या है कि इन दोनों तीनों का सभी का एक मर्ज है, इसके ऊपर ये हावी है। प्लस एसजीएसटी जो है, एसजीएसटी एक्चुअली में जैसे हमारे यहाँ कोई भी चीज़ बन है तो पहले टैक्स आपको स्टेट गवर्नमेंट को देना, स्टेट गवर्नमेंट बन रहा तो ठीक है, लेकिन प्लस आपको केंद्र गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट पे हावी हो जाएगी अगर आपको व्यापार करना है तो। ठीक। तो इसलिए एसजीएसटी दो जगह कटती है, एक सेंट्रल में कटेगी प्लस जीएसटी में कटेगी, सीजीएसटी में। जैसे किसी व्यापारी ने दो राज्यों के बीच, ठीक सॉरी, किसी व्यापारी एक राज्य से किसी दूसरे राज्य में व्यापार किया, ठीक, एक राज्य से दूसरे राज्य के भीतर या राज्य के भीतर ही आपने व्यापार किया, ये मान लो राज्य के भीतर ही व्यापार किया, जैसे उत्तर प्रदेश है, यूपी है और यूपी के अंदर किसी भी चीज़ का व्यापार कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एसजीएसटी देना पड़ेगा, प्लस एसजीएसटी प्लस आपको सीजीएसटी भी देना पड़ेगा। सीजीएसटी, ये सारी चीज़ें आपको अलग अलग नहीं काटनी है, ये उसी वस्तु के साथ कट जाती हैं, उसी वस्तु के साथ ये चीज़ें कट जाती हैं। ठीक है, फिक्स है हर एक चीज़ का, वो अपने आप से कटती जाएंगी। ठीक। दूसरी चीज़, अगर आपसे बात की जाए कि यूजीएसटी केवल और केवल केंद्र शासित राज्यों में लगता है। केंद्र शासित राज्य जैसे अंडमान निकोबार, नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दमन, दीव, लक्षद्वीप, ये जितने भी पांडिचेरी, जितने भी केंद्र शासित राज्य हैं, इन सभी में यूजीएसटी लगेगा। ठीक। दूसरी चीज़, यूजीएसटी में वही चीज़, कोई भी चीज़ केंद्र शासित राज्य में आप व्यापार कर रहे हैं तो पहले आप स्टेट को देंगे उस केंद्र शासित राज्य को, प्लस सीजीएसटी भी आपका कट जाएगा। अब इसकी जरूरत के ऊपर जरूरत इसलिए पड़ी कि सपोज दैट कोई भी व्यापार हो रहा है आपका, मान लो जूते चप्पल का व्यापार कानपुर में हो रहा है, लेकिन कानपुर में हो तो रहा है लेकिन कानपुर का माल महंगा पड़ रहा है और दिल्ली का माल सस्ता पड़ रहा है, तो लोग व्यापारी क्या करते थे कि कानपुर छोड़ के दिल्ली से माल ले आते थे, उनको वहाँ पर ज़्यादा मार्जिन, ज़्यादा फ़ायदा मिलता था। ऐसे ही देश के किसी दूसरे कोने में देखा कि उस स्टेट में ज़्यादा अच्छा माल है या सस्ता है तो वहाँ से उठा के उस जगह जाके बेच देते थे जहाँ महंगा था। या वहाँ महंगा कब होगा? जब गवर्नमेंट अपना टैक्स कम ज़्यादा लगाती रहेगी। इसमें क्या था, उत्तर प्रदेश का टैक्स कुछ अलग है, मध्य प्रदेश के टैक्स कुछ अलग हैं, ठीक है, तो ऐसे ऐसे टैक्सेज अलग हैं, तो ऐसा इसके आधार पर कीमतें भी अलग होंगी। सिंपल चीज़ है। तो वही चीज़ थी। तो इसमें क्या था, धांधली यानी भ्रष्टाचार बहुत हो जाता था, जिसके चलते गवर्नमेंट अर्थात देश का विकास, आर्थिक विकास रुक जाता था, देश बहुत नुकसान में चला जाता था। तो आप खुद ही सोचिए, क्या कोई भी देश ऐसा है, कोई भी व्यक्ति अपना ऐसा धंधा नहीं करता है या करने नहीं देता है जिसमें उसका नुकसान हो। तो देश तो एक बड़ी इकाई है, वो कैसे करने देगी आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी, इसीलिए जीएसटी लाई गई। जीएसटी यानी वन कंट्री वन टैक्स के आधार पर इसको लागू किया गया। इसका फार्मूला यही है, वन कंट्री वन टैक्स। ठीक, इतनी बात समझ में आई आपकी? आगे बहुत अच्छी बात। अब कितना कितना इनका टैक्स कटता है, वहीं पर अगर बात की जाए आईजीएसटी की, आईजीएसटी तब कटता है जब एक व्यापारी दो राज्यों में व्यापार करता है। जैसे यूपी से एमपी के बीच कर रहा है तो पहले यहाँ पर एसजीएसटी कटेगा, फिर यहाँ पर एसजीएसटी कटेगा। आया समझ में आपकी? ये सारी चीज़ें हैं। प्लस सीजीएसटी एक ही बार कटेगा, दोनों जगह से नहीं कटेगा। ऐसे क्या था, आपने यहाँ से व्यापार शुरू किया, दोनों स्टेट हो गए, यहाँ से आप स्टेट टैक्स दे रहे हैं प्लस सेंटर टैक्स दे रहे हैं, यहाँ पर स्टेट टैक्स दे रहे हैं प्लस सेंटर टैक्स दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें थी, इसलिए अगर आप देखेंगे तो काफ़ी फ़ायदे की चीज़ है ये। आगे समझ में? दूसरी चीज़, कितने कितने परसेंटेज टैक्सेस इसमें रखे गए हैं।
अगर बात टैक्सेज के परसेंटेज की जाए तो जो सबसे पहला है वह 0% GST, 0%। उसके बाद 5%, फिर 5% बाद 12%, 12 के बाद 18%, 18% बाद 28%। अब आप कहेंगे ये परसेंटेज कहाँ पर टैक्स लगेंगे? जितने भी मूलभूत ज़रूरी चीज़ें हैं वहाँ पर उनको सभी को 0% टैक्स में रखा गया है। आगे समझ में? दूसरी चीज़, जितनी भी लग्जरी से रिलेटेड चीज़ें हैं लग्जरियस लाइफ के लिए, उनको 28%, क्योंकि वो आपके आय पर डिपेंड कर रहा है कि आप ये कार बहुत मूलभूत जो चीज़ नहीं है कि इसके बिना आप जी नहीं पाओगे, बल्कि खाने पीने की चीज़ से रिलेटेड GST रखा गया है, इनको अलग अलग रखा गया। जैसे पढ़ाई वढ़ाई से रिलेटेड पहले था तो 12% स्टेशनरी रखा गया था, लेकिन अब 18% पे आ गया यही चीज़। तो इस पर काफ़ी विरोध हुआ था। मुझे ये ज्ञात नहीं है कि ये 18 से 12 में फिर के गया कि नहीं गया, लेकिन जहाँ पर एक तरफ बात की जा रही है शिक्षा को सस्ता करके बच्चों को पहुंचाया जाएगा या देश के हर कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा, वहीं पर यह कहा गया कि अगर आपने ये बात कही है तो इसके आधार पर आपने टैक्स तो GST का लेवल बढ़ा दिया, आपने 12 से 18% कर दिया, ये तो उस बात को लागू नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट से काफ़ी वाद विवाद हुआ था। मुझे ये जानकारी नहीं है कि 18 से 12% वर्क नहीं हुआ। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी थी मुझे इसमें। तो SGST एक ही के राज्य के अंदर जब होगा तो SGST प्लस CGST प्लस IGST, जब दो राज्य, 2 से अधिक राज्यों के बीच कोई भी व्यापारी करेगा तो वहाँ पर IGST कटेगा, और ये केंद्र शासित राज्यों के लिए है केवल। CGST इन सभी के ऊपर एक हावी है। आगे समझ में, ये बात समझ में आई आपकी? तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपके समझ में आया होगा, और कमेंट के माध्यम से आप बताने की कोशिश जरूर किया करें, और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।